Hello student, welcome to TSN School Class 12th Biology Chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance Part 8 and ये last part है Human Genome Project. Genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. It means जो आपका जो DNA sequence है उसका पूरा जेनेटिक मेकअप किस तरीके का है, मीन्स कहने का मतलब वो किस तरीके से अरेंज है, इसी को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू स्टडी करते हैं. If two individuals differ, then their DNA sequence should also be different. It means अगर two individuals एक दूसरे से differ हैं तो उनका DNA sequence भी different होगा. Establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of sample and fast technique for determining DNA sequence. It means जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पर हमने हर पॉसिबल कोशिश की और आइसोलेट किया क्लोन्स को, आइसोलेट किया डीएनए को और उसके क्लोन्स जो हैं वो हमने तैयार किए. जो भी आपको सैंपल मिला उसके थ्रू हम उसके क्लोन्स को हमने तैयार किया और उसी के थ्रू हमने क्या देखा कि डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो हर इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है. इट इज़ लॉन्च्ड इन द ईयर 1919 टू 2003. इट मीन्स ये कब लॉन्च हुआ, 1990 से लेकर 2003 तक ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ. इट मीन्स 13 ईयर्स इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में लगे. ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब इसके कुछ एम्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. ह्यूमन जीनोम है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर. ह्यूमन जीनोम जो भी है उसमें अगर हम देखते हैं तो 3 × 10⁹ बेस पेयर से ये बना है. फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ द पर बेस कॉस्ट, अगर हम इस सीक्वेंस के एक बेस को अगर हम इसको हम डिस्कवर करें या बताएं हम इसका सीक्वेंस कैसा है, उसके लिए एक बेस पेयर की कॉस्ट कितनी है, $3. ओके, और टोटल कॉस्ट कितनी है इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम देखें कि भाई जितने भी बेस पेयर हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए $9 बिलियन इसकी कॉस्ट लगती है. अब एक टर्म आती है एनसीईआरटी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ओके, बायो इन्फॉर्मेटिक्स HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी. यानी हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो एसोसिएशन था वो बायोलॉजी की एक और ब्रांच जिसे बायो इन्फॉर्मेशन हम कह रहे हैं उस डिपार्टमेंट से काफ़ी ये क्लोज था. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्निक, जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्निक की जो नई एप्लीकेशंस हम रिसर्च करते गए एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इंफॉर्मेशन साइंस की जो नई टेक्निक्स हम पता करते गए तो टू ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट, यानी ये एक दूसरे से संबंधित थी, एक दूसरे से इंटरप्रेट थी. गोल्स ऑफ HGP, अब इसके कुछ गोल्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA. अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेके 25,000 जीन जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं. डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल्स. अब हम देखते हैं, देखिए अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस में आपको कितने बेस पेयर्स मिलेंगे, केमिकल बेस पेयर 3 बिलियन बेस पेयर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं ह्यूमन DNA में. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटावाइज. अब हमारा गोल क्या है कि ये जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है इन्हें हमें कैसे रखना है, डेटावाइज हमको इनको स्टोर करना है. इम्प्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस, और इसके लिए हमें कुछ टूल्स और डेटास की ज़रूरत पड़ती है इसको इम्प्रूव करने के लिए. ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजिस्ट टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज. अब हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको दूसरे किसी भी सेक्टर में हमें इन्हें ट्रांसफ़र करना, तो वो जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई उसमें हमें इनको ट्रांसफ़र करना होता है. एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं ELSI, दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. और क्या करता है वो इस प्रोजेक्ट को अराइज कर रहा है. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-year प्रोजेक्ट. ये 13-year प्रोजेक्ट है और ये प्रपोज्ड बाय US डिपार्टमेंट.
हेल्थ। इसको किसने प्रपोज किया? यूएस डिपार्टमेंट ने ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने इसको प्रपोज किया। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएंट्स, और हमको इससे क्या नॉलेज मिल रही है? जो डीएनए के वेरिएंट्स बन रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इट इज़ यूज टू डायग्नोज, जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए डायग्नोज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसऑर्डर, डायग्नोज भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं, और उस डिसऑर्डर को हम रोक भी सकते हैं। इट कैन बी एम्पलीफाइड टूवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, और इसको हम अप्लाइड कर सकते हैं कहाँ पर? जो हमें चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर के लिए, उसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म दैट फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला प्लांट एक्सेट्रा आर आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, और इसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रोसोफिला में या अदर प्लांट्स में भी इनका पूरा जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हम रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है? इसके लिए हम इसको स्टेप्स में पढ़ते हैं। एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, यानी ESTS, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाइंग ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, जितने भी जीन हैं उन सब के बारे में हम जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं RNA की फॉर्म में, उसको हम स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट इज सीक्वेंस एनोटोनोमेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पूरा जीनोम का सीक्वेंस विच कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो कि जिसमें कंटेन है कोडिंग सीक्वेंस भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी, एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। और उसके बाद हम इसके पूरे सीक्वेंस का जब हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हम इसके डिफरेंट रीजन को, जो सीक्वेंस के डिफरेंट रीजन हैं और उनके क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब इसके सेलेंट फीचर्स हैं कुछ ह्यूमन जीनोम के सेलेंट फीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेनिंग 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इसमें कितने बेसिस हैं वो हम देख ही रहे हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बट साइज वेरी ग्रेटली। अगर हम एवरेजली देखें इन जीन्स का, तो वो 300 इसमें बेसिस हैं, और ये इनमें इनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, बहुत इसमें वेराइटीज़ मिलती है। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इसमें से एक MCQ क्वेश्चन। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? डायस्ट्रोफिन, वो कहाँ पर है? X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, कंटेनिंग 2.4 मिलियन बेस। इसमें कितने बेस पेयर्स हैं? अगर हम देखें तो इसमें कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन इसमें बेसिस हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 इसमें टोटल नंबर ऑफ जीन है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल। जितने भी पीपल्स हैं उन सब में 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेम होते हैं, उनके बेसिस बिल्कुल सेम होते हैं। ओनली 0.1% मेक ईच अस यूनिक, केवल 1% जो डिफरेंट है, हमें डिफ्रेंसिएशन है, उसके थ्रू ही हम यूनिक बनते हैं। The function are unknown for over 50% of कवरेज जीन्स, यानी हमने जितने भी डिस्कवर किए हैं उनमें से केवल 50% ही का हमें फंक्शन पता है, बाकी 50% का हमें अननोन है, जो भी उनका फंक्शन है वो हमें अननोन है। आगे हम देखते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट हैज़ मोस्ट जीन, जो क्रोमोसोम फर्स्ट है has most genes 2968 and Y has fewest, और Y जो है वो बहुत कम है 231। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड एंड प्रोटीन। केवल 2% जो जीन है ना जीनोम में, वो कोड कर रहे हैं प्रोटीन्स को। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप
वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी हम देखते हैं कि रिपीटेटेड सीक्वेंस हैं इसमें, इतना बड़ा जीनोम है ह्यूमन जीनोम, उसमें कहीं तो कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस रिपीट होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि लार्ज पोर्शन में, वेरी लार्ज पोर्शन में रिपीटेड सीक्वेंस जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हो रहे हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेस, और रिपीटेटेड सीक्वेंस जो होते हैं वो स्ट्रेस होते हैं ऑफ डीएनए सीक्वेंस में दैट आर रिपीटेटेड मैनी टाइम्स, जो कि रिपीट हो रहे हैं बहुत टाइम तक, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं। दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे शेडेड लाइट ऑन क्रोमोसोम, लेकिन ये क्रोमोसोम में लाइट शेड में हमको दिखाई देते हैं, और इनका स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स जो होते हैं और इवोल्यूशन होते हैं वो हमें लाइट शेड के थ्रू पता चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या जिसे हम कह रहे हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। इसको स्टार्ट विद अ क्राइम सीन स्टोरी अ मर्डर सीआईडी, यानी कहने का मतलब हम इसको स्टोरी से समझते हैं कि भाई एक मर्डर हो गया, और वहाँ पर जब सीआईडी की पूरी टीम पहुँची तो वहाँ पर उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिसके थ्रू वो क्रिमिनल तक पहुँच सके, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बाल का एक पीस मिला, ठीक है, आपके हेयर का एक पीस मिला। अब उस पीस से ही ये किस तरीके से पूरे उस क्रिमिनल का पता चल सकता है हमें, उसके लिए हम देखते हैं आगे डॉक्टर एलेक्स जेफेरी थे, उन्होंने डेवलप किया द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन्होंने इस पूरी फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को प्रपोज किया इन एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए मार्कर्स फॉर इनहेरिटेड डिजीज, और इन्होंने क्या किया, डीएनए को आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ मार्कर्स यूज़ कर इन्होंने ये बताया कि भाई जो डिजीज़ हो रही है वो इनहेरिटेड हो रही है, यानी फर्स्ट जनरेशन से दूसरी में भी ये आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसमें क्या था, उसमें ऐसा क्या था कि वो उन्होंने क्या किया, डीएनए का एक सीक्वेंस लिया, उसको मार्कर से मार्क किया, और मार्क करने के बाद इन्होंने देखा कि अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो इनहेरिटेड डिजीज़ है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स एंड मार्कर्स, यानी इन्होंने क्या किया, यूज़ किया शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड या फिर रिपीट्स, जिसको यूज़ किया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में VNTRS, उसको मार्कर की फॉर्म में इसको यूज़ किया। VNTRS वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन है, आपको अलग अलग मिलेगा, एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओनली क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, केवल ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ, जब ये जो क्लोजली रिलेटेड है, जो आपके रिलेटिव्स हैं वहीं पर ये ट्रांसफ़र होगा। ओके, नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी एंड टेक्निक, अब इसकी टेक्निक क्या है और इसकी मेथडोलॉजी क्या है। सैंपल ऑफ ब्लड इज सेंट्रीफ्यूग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका जैसे ब्लड का सैंपल लिया, उसको सेंट्रीफ्यूग किया एंड आइसोलेट डीएनए बाय यूजिंग द डिटर्जेंट। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट पार्ट लेते हैं, कोई भी, जैसे आपने लीफ लिया, लीफ लेने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूग किया डिटर्जेंट के साथ, और फिर उसके बाद आप देखते हैं इसमें हम एक एंजाइम मिलाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटीएज एंड आरएनएज। इसको यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि डीएनए के सेगमेंट्स जो होते हैं वो ऊपर प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आइसोलेट हो जाते हैं। ओके, तो यही बता रहे हैं कि सैंपल ऑफ ब्लड इस, अगर हम एनिमल का लेते हैं तो सैंपल ऑफ ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और आइसोलेट करते हैं डीएनए को बाय यूजिंग द डिटर्जेंट प्रोटीएज एंड आरएनएज, ठीक है। देन एम्पलीफाइंग द डीएनए सीक्वेंस सेगमेंट, अब आपको डीएनए का एक सेगमेंट आपको मिल गया, अब आप इसको एम्पलीफाइंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उससे हम बहुत सारी कॉपीज़ जो होते हैं उसकी बना लेते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, और इस स्टेज जो आप पूरा स्टेप्स जो कर रहे हैं उस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीफिकेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करें, डीएनए इज कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमने कट किया, कैसे, बाय ट्रीटिंग विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हम ट्रीट कर रहे हैं उस सेगमेंट को, डीएनए सेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के थ्रू, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कट स्पेसिफिक पॉइंट, इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम कट कर रहे हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीएंड्रोम्स।
ओके। नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्निक में हम टेक डीएनए सैंपल, आपने डीएनए सैंपल लिया एंड मार्क इट ABCD, उसको आपने मार्क किया ABCD जो भी आप करना चाहें। वन साइड मार्क नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। अब ये पूरा सीक्वेंस अपन ने ले लिया ABCD, लेफ्ट हैंड में यानी वन साइड में हम इसको मार्क करते हैं नेगेटिव और जो राइट साइड वाला है उसको हम करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, मार्क कर दिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ मूव करके जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सेपरेट बैंड्स आर प्रोड्यूस, और जब ये जाता है तो उसके अलग अलग बैंड्स बनते हैं, और ये बैंड्स जो होते हैं ये कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स के बैंड बनते हैं एंड कुछ लार्ज बैंड्स के मतलब बैंड्स बन रहे हैं। फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि ये लार्ज है या स्मॉल है। ओके, अब आता है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट ट्रांसफर करते हैं इसको नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के थ्रू, यानी डीएनए जो भी आपका सेगमेंट है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक नायलॉन मेम्ब्रेन शीट में। डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में। एंड माइट्रोसेलुलोज या फिर जिसको हम बोल रहे हैं नायलॉन मेम्ब्रेन शीट, दिस इज कॉल्ड द सदर्न ब्लॉटिंग। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू नायलॉन मेम्ब्रेन में, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब्स आर नाउ एडेड। अब प्रोब्स को हम ऐड कर रहे हैं विच बाइंड टू स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। वो कहाँ पर जाकर बाइंड होते हैं, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर जाकर ये बाउंड हो गए, दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू देम, और फिर वो अपने ही जैसे दूसरे सेगमेंट्स बना रहे हैं या सीक्वेंस बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना है, डीएनए फ्रेगमेंट बना है, आर डिटेक्ट, उसको अलग करते हैं बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। दे आर ऑब्जर्व एज डार्क बैंड, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कुछ डार्क बैंड्स बनते हैं एक्सरेज फिल्म्स में, और ये जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है क्या, इट इज़ यूज्ड एज अ टूल इन फॉरेनिस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। यानी हम इसको हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, क्रिमिनल्स के बारे में पता लगाने के लिए। इट इज़ यूज टू सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ये नहीं हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि उसके मदर और फादर कौन हैं। ओके, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ का पता लगाने में, टू स्टडी इवोल्यूशन, जिसके थ्रू हम इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब मैं इसके आपके जो MCQs हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी नेक्स्ट PDF में। ओके, थैंक यू।